उपनाम आपका ही कहाँ से आया, किसने रखा? क्योंकि किसी जात धर्म से संबंधित नहीं, भारत में रहता हूँ, इसीलिए मैंने अपना तकल्लुब भारतीय रखा। भारतीय रखा है। आप पढ़ क्या रहे हैं और इतना पढ़ने का मकसद क्या है? सबसे पहले मैंने बीएससी की, उसके बाद एलएलबी की और एमए, तो मैं 4 विषयों में हूँ। जो आपको व्यंग्य लिखने का ये चस्का, अंदाज, ये कहाँ से आया? बड़े भाई साहब थे, वो पहले लिखते थे। पहले थी वो मेरे जीने की वजह है, अब वो हो गई है मेरे पीने की वजह। एक नेताजी के बेटे का परीक्षा परिणाम आया, हर विषय में उसने 0 पाया। इस परिणाम को देखकर भी हमने नेताजी को खुश पाया। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक में आपकी मुलाकात होती है हर बार हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो साहित्य की दुनिया में अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। और दस्तक में वो कलम की बात तो करते ही हैं जो कलम से लिखा है, और दस्तक में वो आपके दिलों पर भी दस्तक देते हैं, बताकर अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव और उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते क्या कुछ सीखा है, झेला है, सहा है, तब जाके कलम में भी निखार आया है और व्यक्तित्व में भी तभी निखार आया है। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है जिन्हें। ऐसे साहित्यकार हमारी इस कड़ी में हाजिर रहते हैं हमेशा दिल की बात कहने के लिए। और आज जो हमारे मेहमान साहित्यकार आज हमारे साथ हैं, मैं उनसे आपको मिलवाने से पहले उनके बारे में ज़रा बता दूं, और बताने के लिए भी मुझे कागज़ का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, पहचान इतनी बड़ी है, इतने मान सम्मान अवार्ड लिए बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि अब साहित्य विधा में जो है अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। और विधाओं की बात करें, आप व्यंग्य में बहुत अच्छा कहते हैं, कविताएं कहते हैं, लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, संस्मरण कहते हैं, और कविताएं तो कहते ही हैं, और क्षणिकाएं भी कहते हैं। छोटी छोटी क्षणिकाओं में बहुत बड़ी बात कहने का हुनर है आपके पास। और पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, मंचों के माध्यम से भी पढ़ते हैं, टीवी दूरदर्शन भी अपनी प्रस्तुति आप देते रहते हैं। आपकी रचनाएं जो है प्रसारित होती हैं समय समय पर, और अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में तो अक्सर साया रहती हैं। और बात करें मान सम्मान अवार्ड्स की, तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत की है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अभी भी पढ़ ही रहे हैं, और उनका जो जुनून है पढ़ने के लिए बहुत बरकरार है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इनके सम्मान अवार्ड उपलब्धियों पर बात करें तो दोस्तों, राजस्थान उदयपुर द्वारा काव्य की उपाधि से अलंकृत हैं। हिंदी साहित्य समिति बदायूं में उत्तर प्रदेश की भूषण श्री सम्मान से अलंकृत हैं। नालागढ़ हिमाचल में साहित्य कला और हिमाचल द्वारा सम्मानित हैं। भूटान से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा के लिए भी इनको सम्मान प्राप्त है। और इसके अलावा अखिल भारतीय साहित्य परिषद जयपुर से भी सम्मानित हैं। राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है, विदेश में जाके भी, भूटान में भी जाके भी सम्मान है, यानी अपने राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। तो दोस्तों, देर कैसी, और परिचय तो इतना बड़ा है कि अगर मैं परिचय पर बात करूं तो साक्षात्कार छोटा पड़ जाएगा, इसलिए कुछ बातें उनसे भी सुनेंगे, उनसे भी पूछेंगे। तो दोस्तों, देर कैसी, मिलवाती हूँ आज आपको हमारे खास मेहमान से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रताप मोहन भारतीय जी से, उन्हीं की बात कर रही हूँ और मिलवाती हूँ उनसे। सबसे पहले भारतीय जी, आप जस टीवी के प्रांगण में आए, दस्तक दी, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं भी जस टीवी के समस्त दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। जी, डॉक्टर प्रताप मोहन भारतीय, आपका जैसा नाम है वैसे ही आपका व्यक्तित्व है। आप प्रताप भी हैं, मोहन भी है और भारतीय भी हैं। तो ये भारतीय जो है, मुझे लगता है आपका तखल्लुस है, आपका उपनाम है। तो ये जो भारतीय उपनाम आपका ही कहाँ से आया, किसने रखा? मैडम, क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ, हाँ, तो इसीलिए मैं अपना तकल्लुब भारतीय रखता हूँ जी। क्योंकि किसी जात धर्म से संबंधित नहीं, भारत में रहता हूँ, इसीलिए मैंने अपना तकल्लुब भारतीय रखा। भारतीय रखा, क्या बात है, बहुत खूब। तो भारतीय तो आप वैसे भी थे? जी, भारतीय भी थे।
लेकिन अब भारतीय वैसे भी आपने अपना स्टैंप लगा दी है। जी जी। है ना, बहुत खूब। ये आपकी राष्ट्रभक्ति का भी परिचय मिलता है आपके नाम से। और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत हुई है, बहुत आपने पढ़ाई करी है और अभी भी पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ दोस्तों, 62 प्लस है जी, और बहुत पढ़ाई करने के बाद भी, नौकरी करने के बाद, बहुत काम करने के बाद अभी भी ये जो हैं स्टूडेंट हैं, कहीं पे एमए कर रहे हैं, कहीं एमफिल कर रहे हैं, कहीं कुछ, बहुत कुछ इनके बारे में बहुत रोचक है, इन्हीं से पूछते हैं। तो भारती जी, आप पढ़ क्या रहे हैं और इतना पढ़ने का मकसद क्या है और अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, जरा इस पर बात करें। मैडम, अगर पढ़ाई की बात करेंगी तो सबसे पहले मैंने बीएससी की, उसके बाद एलएलबी की, और एमए तो मैं 4 विषयों में हूँ। एक समाजशास्त्र हो गया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और 2 विषय में एमए मेरे अभी इसी साल में मुझे एग्जाम देनी है। एक है वैदिक स्टडी, उसमें मैं इस साल अवध यूनिवर्सिटी से अपना एग्जाम दे रहा हूँ, और दूसरा मैं अपना सिंधी भाषा में भी एमए कर रहा हूँ इस साल। जी। और जो वैदिक क्या चीज है? वैदिक यानी वेदों के बारे में, जो अपने वेद है, 4 वेद हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ये इग्नू ने एक नया कोर्स चालू किया है वैदिक स्टडी के ऊपर, तो मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैं नए नए सब्जेक्ट पढ़ता रहूं। बिल्कुल, मैंने पढ़ाई मतलब बीच में 8-10 साल गैप हो गया, नहीं तो मेरी जब से बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई चलती ही आ रही है। कोशिश रहती है कि हमेशा पढ़ता रहूं। मैं अपना समय जो भी है टीवी वगैरह न देख के मैं अपना समय पढ़ाई में ही ज़्यादा व्यतीत करता हूँ। जी। जी। और आप जो हैं सिंध से हैं? नहीं मैडम, सिंधीज जो थे वो पहले सिंध में रहते थे। अब देश का बंटवारा हुआ तो सारे सिंधी अपना भारत में आ गए। पहले अविभाजित भारत था, अभी भारत में आ गए। सिंधी भाषा के भी आप अध्यक्ष रहे हैं किसी? हाँ, सिंधी मैं मैडम, जो हमारी सिंधी की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे विश्व सिंधी सेवा संगम है, इसकी करीबन देश के 90 देशों में शाखाएं हैं। मैं उसका अपना भारत का उपाध्यक्ष हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। और इसके अलावा आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, फिर नौकरी क्या करी आपने? मैडम, मेरी पढ़ाई, मैं मूलतः कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी, और मेरी मतलब ग्रेजुएशन से लेकर सारी पढ़ाई वहीं हुई। फिर 2005 से मैं हिमाचल शिफ्ट हो गया हूँ। तब भी यहाँ से जो भी पढ़ाई है इग्नू से चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ, या कहीं से भी, तब यहाँ से चल रही है। अब तो मैं बद्दी हिमाचल में रहता हूँ, तो सारी पढ़ाई वहीं से चलती है अभी। आपकी जो भाषा है, आपकी भाषा का जो उच्चारण है, स्पष्टीकरण है, शब्दों की शुद्धता है, इससे तो पता चलता है कि आप उत्तर, मतलब कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी के ऐसे राज्य से है, कहते हैं जो बिहार से होते हैं, एमपी से होते हैं, यूपी से होते हैं, उनकी भाषा में अपने आप में एक शुद्धता तो रहती है शब्दों की, खासतौर से जब हम बोलते हैं उच्चारण रहता है। तो आप मध्य प्रदेश से हैं, तो वहाँ की भाषा तो बहुत पुष्ट है, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूरा जो भी पढ़ाई हुई है हिंदी भाषा में हुई है। उस टाइम इंग्लिश के स्कूल भी बहुत न के बराबर होते थे, तो मैंने जितनी भी एलएलबी किया है, बीएससी किया है, या जो भी कर रहा हूँ, सारा हिंदी भाषा में ही हुआ है मेरा है। तो ये जो कटनी है मध्य प्रदेश में, ये कटनी कौन से जिले में है? मैडम, कटनी खुद जिला है। अच्छा जी। पहले किसी जमाने में 25-30 साल पहले वो जबलपुर जिले में आता था जी। अब तो वो स्वतंत्र जिला है। और आप वो देखेंगे कि बिल्कुल जैसे भारत के नक्शे में आप बिल्कुल सेंटर पे जाएंगे, मध्य प्रदेश सेंटर में, और सारे सेंटर में कटनी ही है, बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल कटनी, भारत के केंद्र में कटनी प्रदेश है। कटनी राज्य है, नहीं, कटनी शहर है। शहर है जी जी, मध्य प्रदेश का। हाँ, मध्य प्रदेश में जी पड़ता है जी, और स्वतंत्र जिला है कटनी। तो जब आप कटनी से, एमपी से, वहाँ से जब इधर प्रस्थान किया आपने चंडीगढ़ में, इसकी क्या वजह रही 2000? मैडम, एक्चुअल में मैं सर्विस नहीं करता हूँ, हमारा व्यवसाय है जी। किस चीज का? फार्मास्यूटिकल का। अच्छा जी। तो 2004 में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि मतलब यहाँ हिमाचल में टैक्स फ्री जोन घोषित किया, तो उसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अगर हम वहाँ काम करते हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अच्छा जी। तो उसी की वजह से हमें पर यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, कटनी से यहाँ पे हाँ, शिफ्ट होना पड़ा व्यवसाय की वजह से जी। टैक्स वगैरह कम है? हाँ, टैक्स यहाँ बहुत कम है, बहुत कम है। जो गवर्नमेंट ने वो 10 साल का पैकेज दिया था, अब तो हालांकि अब सारे देश में बराबर हो गया है, और वो तभी से हम लोग शिफ्ट हो गए, तो यही है मैडम। क्या बात है।
तो भारतीय जी, जैसे कि आप कटनी से आप लोग आ गए थे अपना व्यवसाय यहाँ पे लेकर, और जीएसटी तो अब तो पूरे देश में बराबर हो चुकी है, अब तो कोई फर्क अंतर नहीं। अगर आपको पहले पता होता है कि जीएसटी आने वाले समय में बराबर हो जाएगी पूरे भारत में, तो फिर शायद नहीं आते। ये हिमाचल आके कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हिमाचल में तो मैडम देखिए, हिमाचल तो बहुत अच्छा है। हाँ। मगर देखिए, जो हमारा घर है कटनी है, वैसा तो अच्छा मैं किसी को भी विश्व में किसी को भी नहीं मानूंगा, क्योंकि वहां से इतना लगाव होता है जहाँ मैंने पूरी जिंदगी यानी 43 साल बिताए हैं। कटनी कैसा है देखने में? कटनी मैडम वहाँ का प्रदूषण, हवा कैसी है, आबो हवा? मतलब आबो हवा ठीक है मैडम, वो अपना व्यावसायिक शहर है, और जो मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद जो राजस्व है वो कटनी ही देता है जी। अपना चूने के लिए फेमस है, वहाँ एसीसी फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और व्यवसाय तो बहुत बड़ा है कपड़े का वगैरह, जितना बड़े बड़े शहरों में नहीं है। तो व्यावसायिक सिटी है, और इंडिया का मुगल सराय के बाद सेकंड जंक्शन है कटनी। जी जी, क्या बात है। और मुझे एक बात और बताइए कि जैसे आप साहित्य लिखते हैं, तो आपने ये जो हुनर है साहित्य का, हिंदी भाषा का तो पुट रहा है, क्योंकि एमपी ने, बिहार ने, यूपी ने तो बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार दिए हैं, जिनकी वजह से साहित्य का संवर्धन हुआ, विकास हुई, और ये यात्रा जारी है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं वो यहीं से हैं, खासतौर से इन तीनों राज्य से तो बहुत ज़्यादा है। और आप फिर आपकी पढ़ाई सब कुछ वहीं हुई, सब कुछ जैसे कि आपने बताया यहाँ पे शिफ्ट किया, तो आप जो आपकी विधाएं हैं, जैसे कि आप क्षणिकाएं कहते हैं, लघु कथा कहते हैं, लेख लिखते हैं, संस्मरण करते हैं, ये जो आपका व्यंग्य लिखने का ये चस्का, ये जो एक होता है ना कि अंदाज, ये कहाँ से आया, क्या सोच कर आया? नहीं, क्या सोच, असल में जो मेरे एक बड़े भाई साहब थे, वो पहले लिखते थे, तो मैं तब छोटा था, तो तब उनकी एक रचना मुझे आज भी याद है, जो उनने लिखी थी कि भगवान तेरे संसार में एक बड़ा अंधेर देखा, चूहादानी में तो चूहा देखा, मच्छरदानी में इंसान देखा। वो मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। अच्छा। पर वो उसको देख के मुझे भी धीरे धीरे मतलब चूहेदानी में चूहा देखा, मच्छरदानी में इंसान देखा। तो वो मैं कविता आज तक नहीं भूल पाता हूँ। वही समझ लीजिए मेरे प्रेरणा का स्रोत रही होगी। क्या बात है। और इसके अलावा हमारे जो कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर थे, मेजर एहसन अग्रवाल, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि वो हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे। मतलब दुनिया भर की प्रतियोगिताएं करवाते थे और हम लोग सब में भाग लेते थे। तो मतलब उनका बहुत योगदान रहा है हमें आगे बढ़ाने में। जी। आज तो वो नहीं है, मगर उनका योगदान बहुत रहा हमारे लिए। तो शुरुआत कर लेते हैं फिर व्यंग्य के साथ ही। आप व्यंग्यकार हैं तो जी, बातों का सिलसिला भी हम रखेंगे बीच बीच में, लेकिन रचनाओं को भी दोस्तों सुनना ही होगा, क्योंकि अपना कार्यक्रम दिल की बात कहने का भी है और कलम की बात भी कहने का है। जी मैडम, रचना है बीबी और सुकून। अच्छा, ये जो शीर्षक है ना, यही से क्लियर हो गया कि जहाँ बीबी और सुकून, इन दोनों को आपने एक साथ, दोनों में से तो एक ही मैं समझ, आपकी हंसी बता गई है। फिर भी आप क्या पता, किसी मर्दों को तो सुकून मिलेगा। जी। वे बीबी भी चाहते हैं। हाँ। वे बीबी भी चाहते हैं और सुकून भी चाहते हैं। अच्छा। वे भी है कमाल के आदमी जो अमावस की रात में चांद चाहते हैं। क्या बात। जी। और दूसरी छोटी छोटी बहुत सारी क्षणिकाएं हैं। दूसरी रचना नाम के ऊपर। हम लोग बच्चों के नाम रखते हैं, फलाना ढिकाना, तो हमारे मन में ये होता है कि बड़ा होके उसके अनुसार अनुसरण करेगा। जी। तो इसके ऊपर एक व्यंग है। जी, स्वागत। नाम से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं होता है, भले पति का नाम शंकर हो, मगर घर में तांडव पत्नी द्वारा ही होता है। क्या बात है। जी। और एक और व्यंग्य पत्नी पे। हाँ। उन्होंने पत्नी और सूरज को दोनों को एक समान बताया, क्योंकि दोनों की तरफ आज तक कोई घूर कर नहीं देख पाया। क्या बात है, वाह। और ये वैसे निजी अनुभव है या साहित्य सृजन के लिए? मैडम देखिए, वैसे तो 99% साहित्य सृजन के लिए होते हैं। जी। पर 1% अनुभव भी होगा। हाँ, वो तो मैडम आप जानते हैं। देखिए, वो अब आदमी अंदर की बात अंदर ही रहने दीजिए। नहीं जी, घर जाके रोटी भी खानी। हाँ, रोटी भी खानी मैडम जी। स्वागत है। और 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। उन्होंने किया है मेरे दिल पर जबरदस्त कब्जा।
उन्होंने किया है मेरे दिल पे जबरदस्त कब्जा, न किराया देते हैं न खाली करने की बात करते हैं। क्या बात है, वाह। न किराया देते न खाली करने की बात करते हैं। किराया अगर लगना शुरू हो जाए किसी को दिल में जगह देने का, जी जी, तो बहुत सारे किराएदार नहीं मिलेंगे। कितने सारे लोगों को हम दिल में जगह देते हैं जी, ना, जी, तो जी, किराया बहुत आएगा फिर तो। बिल्कुल सही बात है, बैठे बैठे घर चल सकता है। बैठे घर चल सकता है, पर इतने सारे लोगों को दिल में जगह देने के बाद घर बिगड़ भी तो सकता है। हाँ क्या बिल्कुल पता सही कोई बात है मैडम। ऐसा कोई बाहर का बंदा दिल में बिठा लिया और जिससे जी, घर जी। बिगड़ जाए। हाँ, जो उस लायक नहीं हो। जी। वाह वाह। फिर उसके लिए भी इंटरव्यू लेके रखेंगे ना दिल में मैडम। जी। नहीं, फिर दिल की जांच हुआ करेगी। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। जी, स्वागत। और मैडम, काश कोई दर्पण ऐसा आ जाए, काश कोई दर्पण ऐसा आ जाए जिसमें चेहरे के साथ देखने वाले का चरित्र भी नजर आए। क्या बात है, वाह। काश कोई ऐसा दर्पण आ जाए जिसमें कि देखने वाले का चरित्र भी साथ में चेहरे के साथ दिख नजर जाए। आए। जी। और एक रचना है मैडम मौत के ऊपर। जी। एक दिन होती है सभी की मौत, एक दिन होती है सभी की मौत, पर क्यों नहीं होती कभी मौत की मौत। क्या बात, बड़ा खूबसूरत सवाल है कि एक दिन होती है सभी की मौत, क्यों नहीं होती मौत की मौत। और अभी बरसात धरती पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं, लेकिन व्यंग्य है दरअसल। इनमें व्यंग्य है कि जहाँ हल्की सी एक चुभन के साथ एक हल्के से हंसी का ठहाका दे जाती है, हर पंक्ति सोचने पर भी मजबूर करती है, लेकिन इसमें हास्य है। जी। एक अभी बरसात का मौसम है, उस पे है, बरसात में शहर की सड़कें हो गई हैं ऐसे, बरसात में शहर की सड़कें हो गई हैं ऐसे, जैसे किसी हसीना के चेहरे पे कील मुहासे। क्या बात है, वाह। पहले थी वो मेरे जीने की वजह, पहले थी वो मेरे जीने की वजह, अब वो हो गई है मेरे पीने की वजह। और एक व्यंग है बहुमत के ऊपर। मतलब देखिए, आजकल बहुमत के बिना कुछ भी काम नहीं होता। अगर बहुमत हो तो आप सरकार भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक व्यंग है। एक नेताजी के बेटे का परीक्षा परिणाम आया, एक नेताजी के बेटे का परीक्षा परिणाम आया, हर विषय में उसने शून्य पाया, हर विषय में उसने शून्य पाया। इस परिणाम को देखकर भी हमने नेताजी को खुश पाया। इसका कारण नेताजी ने यह बताया, कक्षा में 100 बच्चे हैं, कक्षा में 100 बच्चे हैं, उनमें से 80 फेल और 20 पास हैं, उनमें से 80 फेल और 20 पास हैं। मेरा बेटा फेल है, परंतु बहुमत उसके साथ है। क्या बात है। नेता को बहुमत से मतलब उनको कुछ नहीं देखना, बस उनको मालूम है कि बहुमत से ही काम होता है, चाहे काम कुछ भी हो, बहुमत चाहिए। दार्शनिकता है बहुत कमाल की, बहुत खूब। जी 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 जी। और मैडम आजकल देखिए कुर्सी, मतलब चूंकि बहुमत के लिए अपना मतलब आजकल हर दल को अपने पास मिलाना पड़ता है, तो बड़े बड़े दलों को भी छोटे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है ना, कि भाई आप सरकार बनानी है तो बहुमत चाहिए। बहुमत के लिए अगर पूछता भी नहीं है, उनकी जरूरत पड़ जाती तो है। उस पे एक व्यंग है, कुर्सी की खातिर नेतागण ऐसे कर लेते हैं अनुबंध, कुर्सी की खातिर नेतागण ऐसे कर लेते हैं अनुबंध, नेवले होकर भी सांप से बना लेते हैं संबंध। नेवले होकर भी सांप से बना लेते हैं संबंध। ये आपने मौके पे चौका मारा है। बिल्कुल। जो अन्य वोट रहता है ना, अन्य सदस्य, वो अन्य भी, उस अन्य के लिए भी ढूंढा डांडी शुरू हो जाती है। जी 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 जी। मैडम आजकल देखिए, कोई भी सेवा करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई भाव जरूर होता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूँ जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। शराब की बोतल निस्वार्थ सेवा भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्योंकि बोतल खुद खाली होकर पीने वाले को नशे से भरती है। क्या बात है। ये वैसे हम आपके सुन ही रहे हैं सारे व्यंग, पर ये
आइडियाज कहाँ से आते हैं आपको? मैडम जो हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं से आइडिया मिलता है। कुछ भी हमें क्लू मिल गया तो हम नोट करके तुरंत मतलब उसका हेडिंग या कुछ भी लिख के रख लिया, फिर जब फुर्सत हुआ तो उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, जैसा जरूरत लगी वैसे मतलब चलते फिरते आते जाते कुछ भी सोते जागते कुछ भी मतलब कोई घटना चुप गई या कोई वाक्य ऐसा दिख गया या कहीं भी कुछ ऐसा कुछ भी चीज ऐसी दिख गई जो लगा कि इससे व्यंग निकलता है। कि व्यंग मैडम कब निकलता है? जब किसी चीज को उल्टे नजरिए से देखते हैं तो व्यंग निकलता है। सही बात है। तो यही कोशिश रहती है। बहुत ही खूब, और बहुत और भी व्यंग बाकी है, सुनेंगे आपसे। और बात हो रही है आज हमारे मोहन भारती जी से, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे से बात कहते, लेकिन बात बहुत गंभीर कहते हैं, क्षणिकाओं में व्यंग में। उनसे हो रही है आज आपकी मुलाकात। तो भारती जी, आप एमपी से आए, हिमाचल बद्दी में अपने कारोबार के सिलसिले में, मेडिकल इंडस्ट्री में हैं आप जी। और ये जो व्यंग आप लिखते हैं ये तो आपने अपने बड़े भाई से सीखा ये सब। और जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल से 62 प्लस है जी जी जी, है ना? मैं इससे ज्यादा तो नहीं कहूँगी जी 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 वेल सेटल्ड हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब में हैं, पोते पोती भी हैं, तो आपके तो एक तरह से आप दादा भी बन चुके हैं। लेकिन आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, जैसे बीसी आपने बीएससी करी, फिर आपने एलएलबी करी, उसके बाद एमए कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं जी जी। तो आपकी माफी चाहती हूँ, आपकी जो धर्म पत्नी है, जीवन संगिनी है, कभी आपको ये नहीं कहती सठिया गए हो, क्यों इतना पढ़ रहे हो? कभी कुछ कहती हैं? नहीं मैडम, वो कभी नहीं बोलती, और मतलब वो तो और चाहती है पढ़ते रहिए। अच्छा, उनको कोई घर के काम नहीं रुकते आपकी पढ़ाई से? नहीं कोई नहीं मैडम, मैं जो भी अगर पढ़ाई करता हूँ तो मेरे पास जो मतलब एक्सेस टाइम होता है मैं उसी टाइम करता हूँ। ऑफिस जैसे जाता हूँ उसके बाद आऊंगा, जो मेरे पर्सनल टाइम है मैं सारा उसी में पढ़ाई करता हूँ। जी जी हाँ। और फिर जैसे आज का बच्चा है, जब उसको एमए करनी है, एमएससी करनी है, आगे पढ़ते हैं तो उनके साथ सब दुविधाएं होती हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है और स्टडी करने की चिंता होती है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको कोई इस तरह की चिंता नहीं होती? मुझे चिंता इसलिए नहीं होती कि मैं अगर फेल भी हो जाऊंगा तो मुझे डांटेगा कौन? अच्छा कौन डांटेगा? कौन डांटेगा मैडम? अच्छा। तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती, मैं आराम से जो जितना पढ़ा आराम से मैं एग्जाम देने चला जाता हूँ। अच्छा, मकसद क्या है आपका? इरादा क्या है? मतलब इसके पीछे, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसके पीछे आपका इरादा क्या है इतना पढ़ने का? देखिए है क्या, जो शिक्षा है उसको कभी भी एक सीमा में नहीं बांधना चाहिए जी। जब तक हम जिंदा हैं तो हमें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इतने सब्जेक्ट हैं, जितना आप पढ़ेंगे। और देखिए जो अच्छा लिखने वाला होगा पढ़ेगा नहीं तो लिख भी नहीं सकता, तो लिखने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। और वैसे शौक के लिए भी, मतलब नए जो हमें नए जो घटनाएं हो रही हैं या नए विषय हैं, जानकारी होती तो हमारे दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग होता है। और भी बहुत सारे जिस तरह से आपने एलएलबी कर ली, उससे तो इशारा होता है कि वकील बनेंगे, फिर आपने बीएससी कर ली, आरएमपी किया, उस मेरा ऑलरेडी डॉक्टरी में रजिस्ट्रेशन है तो मैंने वो भी नहीं किया। अच्छा, डॉक्टरी भी रजिस्ट्रेशन है? जी जी हाँ, तो मैंने हाँ जी जी हाँ पढ़ रहे हैं। नेचुरोपैथी में भी मैंने डिप्लोमा किया है जी। तो फिर ये चीजें इतना कुछ करने के बाद तो दिमाग में ये नहीं कि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना? कुछ भी नहीं मैडम, अब तो बिल्कुल ये तो एक शौक है जी। लेकिन हमें एक बात की खबर है, आपने एमएलए का चुनाव भी लड़ा है। जी मैडम जी। तो ये कैसे मन में आया? मैडम वैसे एमएलए बनने के लिए हमारे देश में खासतौर से बहुत पढ़ना जरूरी। एमएलए के लिए तो योग्यता की जरूरत नहीं, आप अंगूठा छाप हो तो भी लड़ सकते हो एमएलए का चुनाव। उसमें तो राजनीति में सबसे बड़ा ये फायदा है ना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो तो भी आप लड़ सकते हो, अंगूठा छाप हो या कुछ भी, उससे तो मतलब है ही नहीं। राजनीति में तो बस मैडम एक शौक था मुझे, इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने सन 2000 में कटनी से एमएलए का इलेक्शन निर्दलीय लड़ा था। अच्छा जी। जिसमें 20 लोग थे प्रत्याशी। अच्छा। 10वें नंबर पे तब भी मैं आया था। अच्छा जी जी, एक शौक था, मैंने कहा उसको पूरा जरूर करना। अगर आप वहाँ रहते तो शायद बाद में कभी न कभी। पर मैडम मैंने ये देखा कि राजनीति जो है वो शरीफों के बस की नहीं है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, क्या बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं साहित्यकार, राजनीति शरीफों के बस की नहीं है, वो नहीं कर सकते शरीफ लोग जी। बहुत कुछ उल्टे सीधे, मतलब देखिए सीधी सादी बात है। हाँ मतलब आप जिसका काम नहीं करते हैं या करते हैं तो मतलब दोनों नुकसान और मतलब बहुत सारी परेशानियां होती है। तो हमने ऐसा महसूस किया कि
वो हमारा स्वभाव में वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो काम नहीं कर सकते व्यर्थ उससे दूर हो जाए तो अच्छी बात है। जी, चलो एक शौक तो पूरा किया। हाँ, शौक था, मैंने लड़ा, चुनाव लड़ा, बिल्कुल। जी जी जी। कॉलेज में भी फिर उसका कहीं ना कहीं पीछे कोई सिरा पहले तो भी, होगा। हाँ मैडम, मैं कॉलेज में भी अपना जैसे मैं LLB में था, वहाँ भी ज्वाइंट सेक्रेटरी था। फिर मैं जैसे दवा विक्रेता संघ में था, वहाँ पे भी अध्यक्ष था। कोशिश करता हूँ मतलब आगे रहने की। जी। आपने नालागढ़ में भी साहित्य का बहुत खूबसूरत माहौल बनाए हुए हैं आप यहाँ पर, जी। और अनेकों संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और एक दो संस्थाओं के तो आप अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो आपने मुकाम तो हासिल किया हुआ है। तो नालागढ़ हिमाचल में कैसा माहौल है साहित्य को लेकर? लोग कितने संजीदा हैं और किस तरह की गतिविधियां रहती हैं साहित्य को लेकर? मैडम, पिछले 4 साल पहले हम लोगों ने नालागढ़ साहित्य कला मंच का गठन किया था। इसके पहले तो वहाँ कोई साहित्यिक माहौल नहीं था। तो हम लोग इसमें 13 मेंबर हैं, और जब से हमने ये चालू किया है तब यहाँ साहित्य स्पीड पकड़ने लगा है। क्या नाम है साहित्य संस्था का? नालागढ़ साहित्य कला मंच। कला मंच। जी जी, इसमें हम लोग 13 मेंबर हैं। तो अब ये बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। तो संगोष्ठियां वगैरह हर महीने एक संगोष्ठी करते हैं, और साल में एक सुमेधा श्री सम्मान के लिए हम प्रदेश के 2 साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं। जी जी जी, जी। नहीं, बहुत। और बच्चों में भी चूंकि ये कभी साहित्य में रुचि बढ़े तो इसके लिए भी कभी कभी स्कूल्स में प्रोग्राम करा देते हैं। जी। तो मैं तो कई बार आपको देखती हूँ, आपकी चीज़ें अखबारों में जब आती हैं, आपको सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, और इस तरह से साहित्य सृजन कर रहे हैं और खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, इतने मुकाम हासिल किए हुए हैं, राजस्थान सरकार से, बदायूं से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से आप इतने अवार्ड सम्मान लेकर बैठे हैं, भूटान तक पहुंच गए हैं। तो कला, संस्कृति, साहित्य के लिए पूर्णतः समर्पित हैं आप। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि और भी विधाएं, उन पर भी काम करना है? कौन सी विधा है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? मैडम, अभी मैं सोच रहा हूँ एक तो हाइकू पे, और दूसरा मैं जैसे मेरी मातृभाषा सिंधी है और मैं लिखता हिंदी में हूँ। सिंधी में भी मैंने रचनाएं लिखी, बहुत कम लिखी है। तो मेरा ये भी उद्देश्य रहेगा कि फ्यूचर में मैं सिंधी भाषा में भी ज्यादा रचनाएं लिखूं। जी। तो जैसे हम हिंदी में अब आपसे बात कर रहे हैं जी, कि भाई आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, ये हमने हिंदी में कहा। इसी बात को अगर सिंधी में कहना हो तो कैसे कहेंगे? तहांजू कविताऊं सुठियूं आहिनि। वाह वाह, क्या बात है। तहांजू कविताऊं सुठियूं आहिनि। सुठियूं आहिनि। हाँ, सुठियूं आहिनि यानी अच्छी है। जी 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 जी। कहानी कविता को तो कहानी कविता ही जी बोलेंगे। जी, हाँ हाँ जी। अच्छा, सुठियूं मतलब अच्छी। हाँ जी जी, क्या बात जी, है। जी। तो फिर आप ने कोई किताब सिंधी में लिखी अभी तक? नहीं, सिंधी में मैडम रचनाएं तो हैं, अभी किताब लिखने का सोचा नहीं। अभी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पर भी ज़्यादा वर्क करूं, क्योंकि बचपन से ही ज़्यादा मतलब मैं हिंदी में लिखता रहा। अभी 4-5 साल से थोड़ा लगा कि अपनी सिंधी भाषा में भी लिखना चाहिए, तो मैं अभी उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो फिर पुस्तक की बारी आएगी। तो जैसे कि आप लेख लिखते हैं, लघु कथा भी कहते हैं, लेख कहते हैं, कविताएं भी आपने लिखी हैं, तो आपकी प्रिय विधा क्या है? मेरी विधा है मैडम व्यंग्य और क्षणिकाएं हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास लेख पढ़ने का समय नहीं है मैडम जी। और क्षणिका में 2 मिनट में मन की बात हो जाती है, अगले को 2 मिनट का 2 सेकंड में हो जाती है, और समय का सबसे बड़ा अभाव है। तो इसीलिए मेरा मतलब सुनने वालों के पास भी समय नहीं होता, पढ़ने वालों के है आपके पास सभी लाए हैं? जी मैडम जी। व्यंग्य तो आप बहुत खूबसूरत कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इनके व्यंग्य सुने हैं, और अभी 1-2 क्षणिकाएं हो जाए जी। कुछ कमियां मैं स्वयं में जरूर रखना चाहता हूँ। कुछ कमियां मैं स्वयं में जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा। कुछ कमियां मैं इसलिए अपने मन रखना चाहता हूँ जी। बहुत खूब जी। 1-2 और मैडम, फिर मैं आपको एक व्यंग्य सुना रहा हूँ जी। स्वागत है। देखिए, जैसे कोई भी सर्विस करता है तो उसमें रिटायरमेंट जरूरी होती है, तो इसी के ऊपर व्यंग्य है। राजनीति में रिटायरमेंट नहीं है, उसके ऊपर व्यंग्य है जी। राजनीतिक रिटायरमेंट नेताओं को रास नहीं आएगा। राजनीतिक रिटायरमेंट नेताओं को रास नहीं आएगा, क्योंकि बूढ़ा शेर कभी घास नहीं खाएगा।
और एक है आपका, आपने कभी कल्पना की कोई बाप अपने बेटे को जेब काटना सिखाता हो? नहीं, ऐसी तो कोई कल्पना नहीं की। तो मैं आपको इस पे भी एक व्यंग सुनाता हूँ। जी। वो अपने बेटे को जेब काटने के बाद गला काटना सिखा रहा था। वो अपने बेटे को जेब काटने के बाद गला काटना सिखा रहा था। वो कोई अपराधी नहीं था, बल्कि एक दर्जी था जो अपने बेटे को कपड़ा सिलना सिखा रहा था। क्या बात है, मतलब गला काटना, कपड़े का गला काटना जी जी, जेब काटना, गला काटना। हाँ, जी, दर्जी ही सिखा सकता है जी। बहुत खूब। दोस्तों देखिए, ये होता है व्यंग है कि एक दर्जी अपने बच्चे को कपड़ा काटना सिखाता, लेकिन कपड़े का जिक्र नहीं किया है व्यंग्यकार ने कि भाई अपने बच्चे को एक पिता जेब काटना सिखा रहा है और उसके बाद गला काटना सिखा रहा है। तो दरअसल इंसान का गला नहीं, कपड़े में गला काटने की बात हो रही है। लेकिन बहुत देर के बाद समझ में आता है कि अरे एक बार तो लगता है कि ये क्या हो गया। जी, बहुत खूब। और मोहन भारती जी से बात हो रही है। डॉक्टर प्रताप मोहन भारती जी साहित्य का जाना माना नाम है और बहुत सारी हास्य व्यंग कविताएं और बहुत सी चुहलबाजियाँ, बहुत ही ज़्यादा हंसी की छोटी छोटी क्षणिकाएँ भी आपने सुनी। देखा आपने क्षणिकाएँ किसे कहते हैं, व्यंग किसे कहते हैं। बहुत खूबसूरत उदाहरण आपने सुने हैं। और भारती जी, मैं देख रही हूँ कि आपका जो निरंतरता है साहित्य की, और आप इंटरनेट बुक भी है आपकी, है ना, और फेसबुक पर भी आपकी रचनाएं हैं, आपका पूरा सोशल मीडिया पे भी आपकी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को, और प्रतिष्ठित है साहित्यकार। तो कब से चली आ रही है निरंतरता? मतलब ये मैडम करीबन 95 से लिख रहे हैं आप? जी 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 जी, जब से मैं कॉलेज में आया तब से मैं लिखने लगा था। जी जी जी। और जो पहली बुक मैंने 2004 में पब्लिश कराई थी। जी, पहली पुस्तक 2004 में? जी हाँ, उजाले की ओर। जी, उजाले की ओर। जी, इस किताब पर भी बात कर लेते हैं। उजाले की तो बहुत ही खूबसूरत किताब है दोस्तों, उजाले की ओर। ये देखिए, उजाले की ओर। और इस किताब में उजाला है और कुछ हंसी लग रही है, कुछ व्यंग भी दिख रहा है, और जिस तरह की तस्वीर है किताब पे, आवरण है, कहीं ना कहीं इसमें व्यंग भी है, चित्र से ही प्रस्तुत होते हैं। और फिर आपने बीच में कुछ समय के लिए बताया आपने कि कुछ। जी जी मैडम, एक्चुअल में जो इस बीच में जब मेरा साहित्य सृजन बंद था, उसका कारण था कि मेरा बेटी की डेथ हो गई थी। आपके बेटे की डेथ? हाँ, वो करीबन 26 साल का था। उसकी डेथ हो गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहा। जी। उसको क्या था, एक्चुअल में एक थैलेसीमिया नामक की बीमारी थी। थैलेसीमिया। हाँ, अच्छा, थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है, जिसको भी ये बीमारी होती है, ये तो एक आनुवंशिक रोग है, और दूसरा जिसको भी होती है उसको हर 21 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो हो सकता है 10 दिन में भी चढ़ाना पड़े। ऐसे शरीर का सारा खून बदलता है? नहीं, बदलता नहीं। हाँ। चढ़ता है। जो हमारे रेड सेल्स होते हैं उनकी लाइफ होती है 21 दिन। अच्छा जी। तो जैसे ही हम देखते हैं उसका हीमोग्लोबिन 10 से कम हो गया, तो फिर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और ये प्रोसेस लॉन्ग लाइफ चलती है। जी। नहीं, हीमोग्लोबिन 10 से कम हो जाए, अगर हो जाए इन ऐसे बच्चों में जनरल, क्योंकि देखिए अदर बच्चों में तो बनता है खून, इनमें बनता ही नहीं है। तो जो हम दूसरा उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उस आरबीसी की लाइफ ही 21 दिन होती है। तो एवरेज हम 21 दिन के बाद उनको, या तो उसको कभी कमजोरी लगे तो उसका हीमोग्लोबिन चेक कर लेते हैं, नहीं तो एवरेज 21 दिन में हीमोग्लोबिन चेक करके फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये लॉन्ग जो सर्किल है, लॉन्ग लाइफ चलती ही रहती है। जी जी। और अभी तो चलिए इसके लिए बहुत सारे ऑपरेशंस आ गए हैं, जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये काफ़ी महंगा भी है, करीबन 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा भी है। आजकल ये आ गया, पहले तो नहीं था। और बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसके लिए डोनर चाहिए। डोनर यानी आपका रियल ब्रदर, मतलब कोई भी रियल होना चाहिए, ब्लड मैच हो जाए। हाँ, रियल ब्रदर हो, रियल सिस्टर हो, जितना रिलेशन क्लोज होगा उतना सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी शुरू हो गया ये? हाँ, वैसे पिछले, हाँ मतलब हो तो पहले था, पहले इटली में था। अच्छा। फिर धीरे धीरे अभी इंडिया में भी आ गया। इंडिया में भी अब बहुत सेंटर हो गए हैं जी। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ये इसकी जो थैलेसीमिया है,
इसके बारे में जांच जो है वो प्रीनेटल डायग्नोसिस हो जाती है, यानी बच्चा जब गर्भ में होता है तभी उसकी जांच हो जाती है कि होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं जी। पहले हमारे ज़माने में ये जांच लंदन से होके आती थी। अच्छा जी। हमने अपने बेटे के लिए उसके लिए सैंपल लंदन भेजा था, वहाँ से जांच होके आई थी। मगर आजकल इंडिया में भी कॉमन होने लगी है। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि शादी के पहले कुंडली मिलाएं चाहे न मिलाएं, मगर अगला जो भी आपका पार्टनर है वो थैलेसीमिया का कैरियर है कि नहीं उसकी जांच जरूर कराएं। मतलब वो आज 300-400 रुपए का टेस्ट होता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको थैलेसीमिया है कि नहीं है। उसमें ब्लड का इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जिससे वो पता करते हैं कि है कि नहीं है। तो हमेशा, और ये बीमारी मोस्टली सिंधी, पंजाबी, लोहाना, गुजराती, मुस्लिम इन सब जातियों में ज़्यादा मात्रा में इसका है। रीजन क्या है? आनुवंशिक है मैडम ये। अच्छा। एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी में चली जाती है। जैसे फर्स्ट टाइम तो हमें आइडिया ही नहीं था कि ये बीमारी क्या होती है। जब बेटे को हुई एक इसको शायद मसान का रोग भी बोलते हैं। मसान भी यही होता है ना कि खून नहीं बनता? नहीं मैडम, इसको तो मसान, इसके बारे में नहीं मसान, हिंदी में मसान का रोग भी कहते हैं कि तो जिसमें हाँ। कमजोर पे कमजोर होते जाते हैं दिन ब दिन और खून की कमी होती है। हाँ, मतलब एक देखिए साधारण कमी एक अलग बात हो जाती है। भाई आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है, मतलब कम हो गया है, तो वो एक अलग बात है। ये इसमें वो बनता ही नहीं है, यानी आदमी डिपेंड ही दूसरे के खून पे है। आपको कब पता चला कि आपके बेटे को ये प्रॉब्लम? ये वो 6 महीने की उम्र में, और 6 महीने की उम्र में पता लगा जी। मतलब वो उस वक्त कमजोर था। सडनली उसको मतलब बुखार उखार होने लगा और कुछ बात नहीं करा, तो हम सडनली डॉक्टर के पास गए। तो उसने बताया कि इसको चेक करवाओ। तो सडनली दूसरे दिन हमें बम्बई जाना ही था। तो वहाँ गए, तो वहाँ उन्होंने फिर थैलेसीमिया के बारे में शंका जाहिर की। फिर जब टेस्ट हुआ तो थैलेसीमिया ही निकला। फिर हमारा भी टेस्ट हुआ, मिसेस का भी हुआ। तो हम लोग माइनर हैं, यानी थैलेसीमिया माइनर अगर 2 पेरेंट होंगे तो उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, माइनर हूँ। अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा जी। हाँ, वो भी माइनर है। माइनर को मतलब कोई तकलीफ नहीं है, ना हमें कोई ब्लड भी नहीं चढ़ाना पड़ता, ना कोई हमें वीकनेस होती है। मगर कहने का मतलब ये जो माइनर की शादी माइनर के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। ये प्रकाशन लेना पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि शादी के पहले दोनों की जांच हो जानी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगी, डॉक्टर प्रताप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि शादी करते वक्त कुंडली मिले ना मिले, मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन ये जो थैलेसीमिया की जांच जरूर कराएं, क्योंकि देखिए इसके बाद अगर जो बच्चे होते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। आप देखिए अब जैसे हमारे बच्चे को करीबन 27 साल तक ब्लड चढ़ता रहा हर 21 दिन में, बड़ा हो गया तो फिर अपना करीबन 10-10, 11-11 दिन में। तो मतलब वो उनका पूरी जिंदगी उसकी तो बेचारे की। हाँ नहीं, मगर उसके बाद भी भगवान जब एक किसी का मतलब कोई दुख देता तो उसके अलावा उनको प्लस पॉइंट भी बहुत दे देता है। मतलब भले वो उम्र में छोटा, मतलब देखने में कम था, बाकी हर चीज में एक्टिव था। A to Z आप देखेंगी 4 फुट का, मगर वो कॉलेज गाड़ी लेके कॉलेज जाता था। मतलब बिल्कुल, मतलब किसी चीज हाइट हाँ थोड़ी कम थी, बाकी तो मतलब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं था, हर चीज में मास्टर। मतलब कोई की कमी थी ना, दिमाग की कमी थोड़ी, दिमाग की कमी नहीं थी। मतलब तो आप समझेंगे कोई भी समस्या आए आपको 2 मिनट में टेम्परेरी सॉल्यूशन तो दे ही देगा कि अभी तो ये कर लो, बाकी निपटाते हैं। तो वो जो दौर था बेटे के जाने के बाद, जी फिर पीड़ा तो होनी ही थी। मैडम अब क्या करेंगे। अब देखिए अब 27 साल का था वो, अब फार्मेसी ग्रेजुएट भी हो गया था मेरे साथ। उसने व्यवसाय भी ज्वाइन कर लिया था, और व्यवसाय ज्वाइन करने के 6 महीने बाद वो नहीं रहा जी। तो जाहिर सी बात है उस पे भी आपने कुछ लिखा होगा या लिखेंगे आने वाले समय में? मैडम उसमें मैंने कुछ संस्मरण लिखे हैं जी, तो वो अभी यहाँ मेरे पास डायरी नहीं है। जी जी, हम महसूस करते हैं एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, घर के सदस्य के प्रति प्रेम जो होता है महसूस कर सकते हैं। और भारती जी, चलते चलते एक कविता हो जाए जो आपके दिल के बेहद करीब है। बिल्कुल मैडम, ये मैं एक जिंदगी के ऊपर आपको एक कविता सुनाता हूँ जी। जिंदगी तुम्हारे पास रहकर भी तुमसे कितना दूर रहा हूँ। जिंदगी तुम्हारे पास रहकर भी तुमसे कितना दूर रहा हूँ। जिंदगी अब तुम्हें मैं जीना चाहता हूँ। जिंदगी अब तुम्हें मैं जीना चाहता हूँ। सारी उम्र गुजरी जिम्मेदारियाँ निभाने में।
अब तो मैं तुम्हें जीना चाहता हूँ। बचपन में पढ़ाई और युवा होकर नौकरी ढूंढने में जिंदगी गंवाई। नौकरी मिली तो छोकरी ढूंढने में जिंदगी गंवाई। शादी के बाद नई जिम्मेदारियों ने घेरा। शादी के बाद नई जिम्मेदारियों ने घेरा। बढ़ा परिवार तो बच्चों की जिम्मेदारी आई। बहुत खूब। बच्चों को बड़ा बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवाई। बच्चों को बड़ा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवाई। बच्चों ने बड़ा बनकर अपनी अलग दुनिया बसाई और वापस जिंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई। अगर जीना है तो आज जियो, अगर जीना है तो आज जियो, अभी जियो, क्योंकि शायद कल कभी आता नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब। और कमलेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जीवन का पूरा निचोड़ इस कविता में निकाल दिया है। एक के बाद एक और जीवन को शुरू करके, और जब तक खुद के बारे में सोचते हैं जिंदगी हाथ से निकल जाती है। ये बड़ी द्विधा है इंसान के साथ, जिम्मेदारियां पूरी होती हैं तो जिंदगी हाथ से निकल जाती है। जब दांत होते हैं तो मक्खन नहीं होता, और जब मक्खन होता है तो दांत नहीं होते। क्या बात है, बहुत खूब। और आपने जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, वक्त निकाला, बहुत सारी बातें करी, व्यंग्य सुनाए, क्षणिकाएं सुनाई, कविताएं सुनाई और बहुत सारे साझा की अनुभव आपने। बहुत अच्छा लगा। हम आपका जस्ट टीवी की ओर से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। और दोस्तों, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर, और जल्द हाजिर होंगे एक और ख़ास मेहमान के साथ। और अब मुझे और डॉक्टर प्रताप मोहन भारती जी यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।